हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th एग्रीकल्चर का जो अगला पादप रोग है जीरे का मलानी रोग वो हम पढ़ने वाले हैं। जीरे का मलानी रोग या विल्ट ऑफ कुमिन जो है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो जीरे का मलानी रोग होता है इसे मुरझान या उकटा रोग भी कहा जाता है। उकटा रोग या मुरझान रोग भी कहा जाता है, मुरझान रोग कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पौधा जो है वो मुरझा जाता है, इसलिए मुरझान रोग भी कहा जाता है। ये जो रोग होता है ये मृदोड रोग होता है, मृदा द्वारा फैलने वाला होता है। मिट्टी द्वारा इसका जो रोगजनक है उसका प्रसार होता है। राजस्थान में जितने भी जीरे उत्पादक क्षेत्र हैं जैसे जालोर है, उन सभी क्षेत्रों में यह रोग जो है वो प्रसारित है। इन सभी क्षेत्रों में इस रोग का संक्रमण हो रखा है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख लक्षणों की। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जीरे का मलानी, उकटा या मुरझान रोग का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर ये है कि पौधा जो है बहुत जल्दी अचानक जो है वो मुरझा जाता है। मुरझाने का जो प्रोसेस है, मुरझाने का जो तरीका है, उसमें सबसे पहले पौधे का जो निचला भाग है वो मुरझाता है और उसके तुरंत बाद उसका ऊपरी भाग भी मुरझाना चालू हो जाता है। मुरझाने का जो ये प्रथम लक्षण है, ज़्यादातर पौधा जब लगभग 1 माह का होता है, जब वो 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, उस समय ये लक्षण प्रकट होता है। प्रारंभिक रूप से जब ये निचली पत्तियों पर सूखना शुरू होता है और उसके बाद में ऊपरी पत्तियां जो है वो भी सूख जाती है। पूरा पौधे में जितनी भी पत्तियां हैं सभी की सभी पत्तियां मुरझा जाती है। पूरा पादप मुरझाया हुआ नज़र आता है, जला हुआ नज़र आता है। इसकी जितनी भी पत्तियां हैं सभी भूरी पीली नज़र आती है क्योंकि इसमें क्लोरोसिस हो जाता है। हरित लवक जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है और साथ में उत्तकों का क्षय भी हो जाता है। एक और इसका जो महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इसमें अगर आप पौधे का, अगर आप उसकी लंबाई में, उसके तने की लंबाई में अगर उसका सेक्शन काट के देखें तो आप क्या देखोगे कि उसके जो संवहनी उत्तक है यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है, उन संवहनी उत्तकों में भूरी भूरी धारियाँ नज़र आती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण कि आप अगर यूं तने का एक ऐसा सेक्शन, उसकी लंबाई में सेक्शन काट के देखोगे तो आप क्या देखोगे कि उस तने के भीतर आपको भूरी धारियाँ नजर आएगी। वास्तव में जो वो धारियाँ हैं वो उसके संवहनी उत्तकों के नष्ट होने से बनी है। संवहनी उत्तक कौन से? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का हो जाता है उत्तक क्षय या नेक्रोसिस, उसके जाइलम और फ्लोएम नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने की वजह से भूरी धारियाँ नजर आती है। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जिसमें उसके संवहनी उत्तक जो है वो भूरी धारियों के रूप में नजर आते हैं। ठीक है, अगर इस पादप में प्रारंभिक रूप से ही ऐसे इसका प्रकोप हो जाए, प्रारंभिक अवस्था में ही इस रोगजनक का जो है वो प्रकोप हो जाए तो उसमें बीज नहीं बनते हैं। और अगर बाद में इसका प्रकोप होता है तो बीज बनते भी हैं, तो जो बीज हैं, जो जीरा होता है वो बहुत छोटे सिकुड़े हुए से बनते हैं या फिर बनते ही नहीं हैं। तो बीज प्रारंभिक अवस्था में अगर संक्रमण होता है तो बीज बनते ही नहीं है, लेकिन अगर संक्रमण थोड़े समय बाद हुआ है तो बीज बनेंगे, वो भी बहुत छोटे और सिकुड़े हुए नजर आएंगे। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई नजर आएगी, पहले प्रारंभिक रूप से नीचे की, उसके बाद में ऊपर वाली पत्तियां मुरझाती है। दूसरा प्रमुख लक्षण, संवहनी उत्तक जो है वो भूरी धारियों के रूप में नजर आते हैं और उत्तक क्षय हो जाता है, जाइलम फ्लोएम नष्ट हो जाते हैं। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब बात करते हैं इस रोग का रोगजनक। ये रोग होता किससे है? तो यह रोगजनक जो है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जिसकी प्रजाति है क्यूमिनाई, प्रजाति है क्यूमिनाई, क्यूमिनाई, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूमिनाई से ये रोग होता है, जो एक कवक है और यह कवक एक विकल्पी मृतोपजीवी है। ये कैसा परजीवी तो है लेकिन और समय में ये पोषण की दूसरी विधि भी अपनाता है और वो है मृतोपजीवी। ऐसे परजीवियों को विकल्पी मृतोपजीवी कहते हैं। ऐसे परजीवी जिनके पास मृतोपजीवी के रूप में एक और विकल्प है पोषण प्राप्त करने का, वो होते हैं विकल्पी मृतोपजीवी।
अब ये दूसरा विकल्प है कहाँ, तो ये पादप अवशेषों पर, अन्य जो भी पादप है उन पादप के अवशेष पर ये कवक जाल या क्लेमाइडोस्पोर्स बनाकर वहाँ रहता है। अन्य पादपों से ये पोषण प्राप्त करता है, पादपों के अवशेषी भागों पर, यानी कि मृतोपजीवी के रूप में ये पोषण प्राप्त करता है। अब इसका संक्रमण दूसरे पादपों में कैसे होता है, तो सिंचाई के दौरान इसका कवक जाल दूसरे पादप तक पहुंच सकता है, या हवा के द्वारा, इसके जो स्पोर्स है वो हवा के द्वारा, या हम जो खेती क्रियाएं कर रहे हैं, अंतराशस्य क्रियाएं कर रहे हैं, एक खेत से दूसरे खेत में जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, तो उससे भी ये रोग फैल सकता है। हमारे द्वारा भी, वायु द्वारा भी और सिंचाई द्वारा भी ये रोग एक पादप से दूसरे पादप में फैल सकता है। ज़्यादातर ये जो कवक है ये 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड में ज़्यादा प्रसारित होता है। इसका प्रसार जो है वो इस टेम्परेचर पर ज़्यादा होता है। ये इस रोगजनक के लिए, फ्यूजेरियम के लिए एक अनुकूलतम तापमान है, अनुकूलतम तापमान है। ठीक है, तो इसका रोगजनक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूमिनाई, जो एक विकल्पी मृतोपजीवी है। पादप अवशेषों पर यह पोषण प्राप्त करता है, वहाँ कवक जाल बनाकर रहता है, और सिंचाई, वायु या अंतराशस्य क्रियाओं द्वारा संक्रमण फैलाता है। 12 से 14 डिग्री टेम्परेचर पर ये ज़्यादा प्रसारित होता है। ये इसके लिए अनुकूलतम तापमान है। अब बात करते हैं इसके प्रबंधन की, कि कैसे हम इस रोग से बचा सकते हैं हमारी फसल को। तो जब भी प्रबंधन पढ़ते हैं हम 3 बिंदुओं में पढ़ते हैं: सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। सबसे पहले बात करते हैं कल्चरल मैनेजमेंट या सस्य प्रबंधन की। तो सस्य प्रबंधन में हम फसल चक्र अपना सकते हैं। सबसे पहला उपाय फसल चक्र अपनाना चाहिए। और फसल चक्र में दूसरी फसल कौन कौन सी है? सरसों और बाजरा। अगर आप जीरे की फसल के बाद सरसों या बाजरा, उसके बाद फिर से जीरा बोएं, तो ये फसल चक्र कहलाता है और ये इस रोग से बचाने का काम करता है जीरे को। दूसरा, चूंकि ये फसल अवशेषों पर रहता है, कवक जाल बनाकर भूमि में रहता है, मृदोड होता है, मृदा से फैलता है, तो ऐसे में अगर हम गर्मियों के दिनों में हमारे खेत की गहरी जुताई कर दें, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर दें, तो गर्मी की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से इसका कवक जाल जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो इससे भी जीरा जो है वो इस रोग से बचेगा। बात करते हैं जैविक प्रबंधन की। तो जैविक प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ रोग प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे GC4, GC3, RZ 223, GC3, GC4, RZ 223, ये प्रमुख प्रतिरोधी किस्में हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक और जैविक प्रबंधन है, आप भूमि उपचार कर सकते हो, यानी कि मिट्टी में जो है, आपके खेत की मिट्टी में आप जो है ये ट्राइकोडर्मा जो है, इसका चूर्ण जो है वो बिखेर सकते हो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में ट्राइकोडर्मा उपचार करने से इस रोग से, इस जीरे को बचाया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा जो है वो एक कवक ही है, ट्राइकोडर्मा भी एक कवक है, लेकिन यह कवक किसानों के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इसे मित्र फफूंद भी कहा जाता है। मित्र फफूंद, ट्राइकोडर्मा को मित्र फफूंद कहा जाता है। ये फ्रेंड फंगस है, किसान की मित्र है, ये उपयोगी है, अन्य कवकों को ये नष्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन की। तो रासायनिक प्रबंधन में हम जब जीरे के बुआई कर रहे हैं उस समय जीरे के बीजों का बीजोपचार किया जा सकता है। बीजोपचार के लिए कैप्टान, थायरम या कार्बेंडाजिम का यूज किया जा सकता है। ये तीनों ही कवकनाशी है, कैप्टान, थायरम या कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत सारे जो रोग हमारे कोर्स में, सिलेबस में दिए हुए हैं, अधिकांश में जहाँ पर भी कवक की बात होती है कार्बेंडाजिम पहले नंबर पे है, थायरम भी है। तो कार्बेंडाजिम और थायरम आपको ज़रूर याद रखना है। इनको, कार्बेंडाजिम को 0.2, थायरम को 0.2% के रेशियो से अगर आप छिड़काव करते हैं या फिर बीजोपचार करते हैं तो हम हमारी फसल को जो है वो इस रोग से बचा सकते हैं। तो इस तरह आज हमने पढ़ा जीरे का म्लानी रोग, जिसे उकटा या मुरझान भी कहते हैं, जिसमें पौधे की पत्तियां जल जाती है, संवहनी ऊतकों में भूरी धारियां नजर आती है। ये रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है और साथ ही हमने इसका
प्रबंधन पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।